Good morning to everyone. Oh, sorry, good evening to everyone. So today we are going to understand and continue the environment, right? So कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरह से हम एटम से स्टार्ट करें और एटम से गैलेक्सी में पहुंच गए और बीच के अंदर एक एनवायरनमेंट का सीन मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी थी तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लस मैंने तुमको ये भी बताया था काफी चीजें, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको इसके अंदर समझाई थी। ठीक है, स्पीशीज के बारे में बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था मैंने कि इंडिविजुअल जो होती है वो फर्स्ट यूनिट होती है। हम और ज्यादातर बातें जो थी हमने इंडिविजुअल के बारे में बात करी थी, राइट। तो अब आगे हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन, एडेप्टेशंस क्या है कि कुछ फीचर्स हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं जनरली एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, वो अडेप्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन, राइट। तो एडेप्टेशन क्या है, क्यों जरूरी है एडेप्टेशन? एडेप्टेशन इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे चीजें चेंज होते रहे, जैसे हम अगर हमारी बात करें कि आप मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर गए हैं, ठीक है, और आप बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा एक ऑनेस्ट पर्सन है, राइट। देखा यहाँ पर सब करप्ट है, तो अगर आपको सस्टेन करना है सिस्टम के अंदर, ठीक है, अगर हेड ऑन कॉलिजन नहीं करना है, अगर तुम मतलब फैंटम हो तो कर ही दोगे, राइट। बट अगर नहीं करना है तो आप धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होने की कोशिश करने लगे हैं। जो अडेप्ट नहीं होता उसको फिर संकट झेलना पड़ता है, राइट। इसी तरह से हम कहेंगे कि अडेप्टेशन जो होता है, ठीक है, अडेप्टेशन जो है वो क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्यों कर रहा है, ऑर्गेनिज्म क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको भाई जीना है। अगर वो अडेप्टेशन नहीं करेगा तो वो जी नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ कहेंगे कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये समझे कि एडेप्टेशन क्या होता है, पहले मैं तुमको ये सब चीजें बताऊंगा, कुछ फीचर्स डेवलप कर लेना, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि उसके अकॉर्डिंग आपने आपको ढाल लेना, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन, राइट। एक पर्टिकुलर प्लेस है, उसमें तुम रहना चाहते हो, पर उस प्लेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तुमको मानना होगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो एडेप्टेशन भी ऐसा ही है कि क्लाइमेट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, इनके हिसाब से अपन को अडेप्ट होना पड़ता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन, राइट। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें एडेप्टेशन की, तो एनी एट्रीब्यूट, कोई एट्रीब्यूट डेवलप हो रहा है दैट फैसिलिटेट इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एडेप्टेशन, कि आपने अडेप्ट कर लिया। कि जैसे हम कहेंगे भाई ह्यूमन बीइंग पहले कैसा था, अब आज के टाइम पर ह्यूमन बीइंग कैसा है, ठीक है, पहले सीधा भी नहीं खड़ा हो पाता था, आज सीधा खड़ा है, उसने अडेप्ट कर लिया अपने आप को उस तरह से, राइट। अडेप्ट नहीं कर पाया, अडेप्टेशन नहीं कर पाए कौन? डायनासोर। डायनासोर अडेप्टेशन नहीं कर पाया तो एक्सटिंक्ट हो गया। तो मतलब हम अगर इसको देखें, अडेप्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव। अगर जीना है तो अडेप्टेशन करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जीना है तो अडेप्टेशन करना होगा, पर्टिकुलर प्लेस पे अगर जीना है, पर्टिकुलर वे से आपको अडेप्टेशन इसके अंदर करना होगा, राइट। तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि अडेप्टेशन से होगा इवोल्यूशन, और अडेप्टेशन नहीं कर पाओगे, अडेप्ट नहीं हो पाओगे इसके अकॉर्डिंग, तो देन इट इज एक्सटिंक्शन। ठीक है, सिंपल सा। आप यहाँ पे एक फंडा मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ कि अडेप्टेशन अगर करोगे तो इवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग ने करा, अडेप्टेशन करा, कि हम भी तो मंकी से अडेप्ट होते होते कुछ हमको लगा कि पूछ अब काम की नहीं है, तो पूछ हमने धीरे धीरे हट गई हमारी सिस्टम से, ठीक है। तो कुछ अडेप्टेशन हमने इस तरह से करा, और फिर क्या है, आज जिंदा है, इसलिए आज हम जिंदा है, राइट। डायनासोर उस तरह से अडेप्ट नहीं कर पाए। तो अगर हम और सिंपल डेफिनेशन इसकी देखें, तो अडेप्टेशन इज समथिंग अबाउट एन एनिमल that make it possible for it to live in a particular place and in a particular way. This is known as what? This is known as adaptation. ठीक है, पहले मान लो आपको बहुत गुस्सा आता था, आपने गुस्से में किसी के ऊपर हाथ उठा दी, ठीक है, उसने आपको बुरी तरह मारा, उसके दोस्तों ने बुरी तरह मारा, दूसरी बार गुस्सा करते वक्त, हाथ उठाते वक्त तुम सोचोगे, ये है एडेप्टेशन, कि सर्वाइव करना भी है, वापस पिटाई पड़ जाएगी, एडेप्टेशन ये है, राइट। तो अडेप्ट हो जाना एनवायरनमेंट के हिसाब से, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज द एडेप्टेशन, राइट। तो अब एडेप्टेशन फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे शेप साइज छोटी कर ली, शेप बड़ी कर ली बॉडी की, ठीक है, और द वे इन विच द बॉडी वर्क्स, ठीक है। या फिर बिहेवियर के अंदर, एनिमल बिहेव्स, बिहेवियर के अंदर जैसे आपको गुस्सा पहले आता था, अब गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आपको पता लगा अगर जिंदा रहना है संसार के अंदर, अगर जिंदा रहना है तो गुस्से को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, अवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर ईच एडेप्टेशन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इवोल्यूशन, समझ में आ गया। एडेप्टेशन अगर होगा तो वो इवोल्यूशन की दारा जैसे आपने अडेप्ट कर लिया तो मतलब इवॉल्व हो गया, और इवॉल्व हो गए, और समझ में आ गई चीजें, ठीक है, और आगे की तरफ अपन बढ़ गए, राइट। दैट इज नोन एज इवोल्यूशन।
और अडेप्टेशन नहीं करते हो तो एक्सटिंक्शन की तरफ जाने का भी खतरा रहता है। तो जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है? फिटेस्ट कौन है ना, इस संसार के अंदर फिटेस्ट कौन है? जो अडेप्ट कर गया है वो फिटेस्ट है। जो संसार के अनुसार चेंज हो गया वो फिटेस्ट है। अडेप्टेशन जिसने कर ली है वो फिटेस्ट। डायनासोर नहीं कर पाए, इतनी सारी प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई, विलुप्त, एक्सटिंक्ट। तो क्यों हो गई? क्योंकि एडेप्टेशन नहीं कर पाए, राइट। इज सिंपल थिंग। अब जैसे अब यहाँ पे इसमें तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब क्वेश्चन क्या आएंगे ये अपन इसके अंदर समझते हैं कि देखिए एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये दो फोटोज को देखेंगे, पोलर बियर है। इस पोलर बियर के कान देखो तुम, ठीक है, और इसके कान देखो कितने बड़े बड़े कान। हाथी के कान कितने बड़े बड़े हैं और पोलर बियर के कान देखो कितने कितने से। इन्होंने अडेप्ट कर लिया, ठीक है। अडेप्ट कैसे कर लिया? एलेंस रूल क्या बोलता है? एलेंस रूल बोलता है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो मिलेंगे एनिमल्स, ठीक है, जहां पर गर्मी ज्यादा है, तो वहां पर गर्मी ज्यादा को डिसिपेट करना पड़ेगा गर्मी को, ठीक है। डिसिपेट करने के लिए, गर्मी को डिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा? आपके पास सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। पर यहाँ अगर शरीर की गर्मी को तुमने बाहर निकाल दिया तो मर जाओगे। समझ में आ रहा है? तो लिम्स जो होते हैं, अगर हम बात करें, लिम्स जो होते हैं कोल्डर रीजन के अंदर छोटे होते हैं, ठीक है, शॉर्टर लिम्स। जिस अगर हम वार्मर रीजन के अंदर देखें तो वार्मर रीजन की कंपैरिजन के अंदर शॉर्टर रीजन के अंदर जो लिम्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिपेशन जो होता है, डिसिपेशन जो अगर हम कहेंगे डिसिपेशन ऑफ हीट, इसके अंदर किसके अंदर ज्यादा होगा? जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा हो, मतलब बॉडी में से हीट निकलने का, इसके कानों में से बहुत हीट निकल जाएगी। ये एक एडेप्टेशन है। इसके कानों में से हीट, अगर इसके कान बड़े होते तो हो सकता था ये मर जाता, इसलिए इसके कान छोटे हैं। तो नेचर बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है चीजों को, और धीरे धीरे ये इवॉल्व हुई है। सारी स्पीसीज जो होंगी वो धीरे धीरे इसके अंदर इवॉल्व होंगी, राइट। तो अगर हम एलेंस रूल अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये फोटो याद आ जाएगी आपको। इसके कान देखो और इसके कान देखो, हाथी के कान। तो ये है कि भाई जहां पर कोल्ड रीजन है, कोल्डर रीजन, तो वहां पे शरीर के अंदर जो अंग है वो छोटे हैं। क्यों है छोटे अंग? जिससे कि हीट डिसिपेशन डिसिपेशन जो होगा वो कम हो, ठीक है, हीट का निकलना जो होगा वो कम होगा। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज ऑयल। और जहां पे वार्मर रीजन है वहां पे एलिफेंट को जाता है। तो एलेंस रूल क्या बोलता है अगर हम देखें एनिमल्स। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, वो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन द कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव शॉर्टर लिम्स, शॉर्टर लिम्स होते हैं देन दोस लिविंग इन द वार्मर रीजन एज एन एडेप्टेशन टू कंट्रोल द डिसिपेशन ऑफ द हीट, ठीक है। एक स्मॉलर बॉडी होगी, ठीक है, स्मॉलर बॉडी की होगी तो उसका सरफेस एरिया जो होगा हेल्प करेगा एनिमल को कोल्डर रीजन के अंदर रहने के अंदर। अगर छोटी बॉडी है तो कम हीट डिसिपेट हो रही है, और वो हीट को यूज कर रहा है वो किससे? कोल्ड से लड़ने के लिए, ठीक है। ये समझ में आता है सबको? स्लोइंग डाउन हो जाएगा उससे लॉस ऑफ बॉडी हीट। अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया, मान लो इस एरिया में से कम निकल रहा है, इतना बड़ा सरफेस एरिया, तो भैया हीट डिसिपेट इतनी सारी हो जाएगी, ठीक है। इसमें से तो कितनी हो पाएगी? इतनी हो पाएगी हीट। इसमें से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से डिसिपेट। तो ये याद रखो एलेंस रूल क्या कहता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें अपन पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है एलेंस रूल के बारे में, आपने टेस्ट सीरीज में भी देखा होगा। दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से हम और अडेप्टेशन की बात करें तो हम कंगारू रैट आपने सुना होगा। कंगारू रैट कौन होता है? जो डेजर्ट के अंदर रहता है, ही इज द कंगारू रैट। तो इस कंगारू रैट के, क्योंकि इसको क्या करना है, अब पानी बचाना है अपने अंदर, क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं है, तो इसके पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आ रहा है, इसकी स्वीटिंग नहीं हो रही है। कि यूरिन को भी ऐसा नहीं है कि यूरिन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में करता है, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर यूरिन कर देता है, क्योंकि इसको एक एक बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। तो ये कंगारू रैट का अडेप्टेशन, ये अडेप्टेशन है। समझ में आ रहा है? तो ये इसके अंदर कहेगा कि फूड के थ्रू भी ये वाटर लेने की कोशिश करेगा, ये अपने पसीने को नहीं आने देगा, ये अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेगा। तो भैया ये सब चीजें क्या है? ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और ये सब चीजें क्या है? इसी सब चीजें एडेप्टेशन है। किसने एडेप्टेशन कर लिया? नहीं तो इसका प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कंगारू राइट डज नॉट स्वीट, डज नॉट यूरिन, यूरिन उसका कंसंट्रेटेड होता है, और लीव इन द वाटर इट गेट्स फ्रॉम द फूड। जो अब फूड से अगर कुछ पानी आ गया तो वो उतना मॉइस्चर पे ही इसको जिंदा रहना है, इसके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो वैसे अडेप्ट हो गया।
कि तुम्हारे पास जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसे की कमी होती है, तो हम वैसे अपनी लाइफ स्टाइल कर लेते हैं। इसके पास पानी की कमी है, तो इसने वैसे लाइफ स्टाइल कर दिया, ठीक है। जैसे आपने ऊंट देखा है, कैमल, उसकी कभी लिप्स देखना, ठीक है। अब यही काम रह गया कि कैमल के लिप्स देखे, पर अगर अडेप्टेशन समझना है तो उसके लिप देखना बहुत थिक होते हैं। थिक क्यों होते हैं? क्योंकि भाई जब वो डेजर्ट के अंदर रहेगा, तो डेजर्ट की जो होगी वो वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। डेजर्ट की वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेजर्ट की वेजिटेशन क्या होता है आपको पता है, थॉर्न्स होते हैं उसके अंदर, बहुत सारे थॉर्न्स और नुकीली चीजें, नुकीली तरह की चीजें होता है, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर कैमल के लिप्स आप देखोगे तो दैट इज वेरी थिक लिप्स, जिससे कि उसकी लिप्स खराब ना हो तो वो खाए, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। अब प्लस उसको क्या है, उसको रहना पड़ता है कहाँ पर, उसको रहना पड़ता है डेजर्ट के अंदर जहाँ पे पानी की कमी है, तो पानी का स्टोर भी वो करके रखता है। वो ऐसा चल सकता है कि 25 से 30 दिन तक पानी नहीं पिए। फैट का स्टोरेज वो करके रखता है अपने हम्प के अंदर, जो उसके ऊपर हम्प होता है। इस पिक्चर में आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जैसे ये लिप्स देखिए इसके, ठीक है। तो कैमल हैज थिक लिप्स सो दैट इट कैन ईट प्रिकली डेजर्ट प्लांट। ये हम्प जो बॉडी के अंदर है, इसके अंदर क्या है, ये इससे स्टोर कर रहा है, फैट को स्टोर करके रख रहा है, जिससे ज्यादा समय तक के लिए एनर्जी मिल सके इसको। इसको पता है डेजर्ट में कुछ मिलेगा नहीं खाने को, है ना। पानी स्टोर करके रखता है, ठीक है, एनर्जी स्टोर करके रख रखा है फैट की फॉर्म के अंदर। तो दिस इज एडेप्टेशन। जैसे हम कहें, अब फिश का काम क्या है सर, फिश का काम यह है कि फिश को पानी में ही रहना है हमेशा सदा ही। तो पानी में रहना है तो उसकी गिल्स होंगी, गिल्स, ये एडेप्टेशन है, ठीक है। तो ऐसे मान के चले कि भाई स्टार्टिंग के फिश के अंदर गिल्स नहीं है, पर पानी पानी में रहना, एक्वेटिक एनिमल है तो गिल्स आए उसके, ऐसे हम समझेंगे, सर्वाइव करी तभी आज, आज फिश नाम की प्रजाति है, ठीक है। कोई कोल्ड एटमोस्फेयर के अंदर है, कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर है, तो फर होते हैं, जैसे यॉक है, यॉक के ऊपर फर होते हैं। तो ये क्या है, ये अडेप्टेशन है। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई अडेप्टेशन, क्योंकि हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, और ये एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन ही तो है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन ही तो है, इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। और क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट मतलब पॉपुलेशन when interacting with the environment, then it is known as what, then it is known as ecosystem। और इकोसिस्टम में एडेप्टेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर एडेप्टेशन नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें, समस्या यहाँ पर सामने आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? अब ये तो सबने पढ़ा है बचपन के अंदर कि भाई सर डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में तो हमने पढ़ा है बचपन में। डेजर्ट वेजिटेशन क्या है सर, हम बताते हैं। जो पत्तियां होती है उनकी जगह कांटे हो जाते हैं सर, कांटे निकल जाते हैं, जिससे कि पत्तियों के अंदर, क्योंकि पानी ज्यादा रहेगा, ठीक है, पानी ज्यादा चाहिए होगा तो कांटों को पानी नहीं चाहिए, थॉर्न्स आ जाता है। रूट जो होती है ना, रूट वो नीचे तक चल जाती है सर, नीचे तक स्प्रेड हो जाती है, नीचे तक चली जाएगी रूट, जड़े, क्योंकि पानी नीचे है तो रूट को भी नीचे जाना पड़ेगा। जो इनका स्टैम होता है ना, स्टैम आप देखोगे बहुत फ्लैशी स्टैम होता है, फ्लैशी स्टैम, है ना। डेजर्ट वेजिटेशन के अंदर बहुत ही फ्लैशी स्टैम होता है। तो फ्लैशी स्टैम मतलब क्या है, इसके अंदर पानी स्टोर करके रखा है, जब काम आएगा थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। भाई जिसके पास पैसा ज्यादा है वो तो पानी की तरह बहा बहा सकता है ना, जिसके पास पैसा कम है वो क्या करेगा, कम कम यूज करेगा उसको, ठीक है। एक एक पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो थोड़ा ना जाकर बर्गर खा लेगा, वो थोड़ा ना जाके पिज्जा खा लेगा। तुम अपन लोग खा सकते हैं बर्गर पिज्जा, उसका तो बर्गर पिज्जा में महीना जल जाएगा। तो ऐसे ही एडेप्शन होता है, ऐसे ही हर जगह हर एक को सब कुछ नहीं मिलता है, ये समझो। तो डेजर्ट में जो रह रहे हैं उसको, उनके पास पानी की कमी है, पानी की एक एक बूंद उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में पानी पानी है उनके पास, उनके पास पानी, उनके पास सनलाइट की दिक्कत आ जाती है, वैसे चीज है ना। तो उसके हिसाब से उनको अडेप्ट होता है, ठीक है। हम भी अपनी लाइफ में अडेप्ट ही कर रहे हैं अपने आप को, ये समझो। तो एडेप्टेशन ऑफ प्लांट, कैक्टस जैसे आर डेजर्ट प्लांट, तो हैविंग रूट्स दैट स्प्रेड फार टू ऑब्जर्व द रेन वाटर, अंदर तक घुस जाएगी भाई, कोई रेन वाटर मिल जाए मुझे। हैव स्टेम्स दैट स्टोर द वाटर, ठीक है। हैव स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स, ठीक है। इस तरह के कैक्टस के आपको वेजिटेशन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, डेजर्ट अडेप्टेशन। तो ये सब चीजें क्या है, हम अडेप्ट हो रहे हैं, ये समझो चीज को। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि अडेप्टेशन किस तरह से हमारा हो रहा है, देन मतलब क्यों हम अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको सर्वाइव करना है, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नाम की चीज चार्ल्स डार्विन दे गए हैं, वो हमको इसके अंदर करना है। जस्ट गिव मी सेकंड।
ठीक है, तो अडेप्टेशन करेंगे तभी जाके चीजें होंगी। ठीक है, नई स्पीसीज का जन्म, स्पेशलाइजेशन, नई स्पीसीज का जन्म भी क्या होगा, एक तरह से अडेप्टेशन से होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लैंड थी पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वॉल्केनो फट गया, ठीक है, जो स्पीसीज थी वो खत्म हो गई, दूसरी स्पीसीज उभरी है, तो नई स्पीसीज का हुआ, राइट। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उस टेम्परेचर के हिसाब से अडेप्ट करने वाली नई चीजें बन रही, तो स्पीशीज, जो नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्या मतलब एडेप्टेशन ही है एक तरह से। अगर हम बात करें तो एडेप्टेशन क्या ही कैटेगरी के अंदर उसको अंदर डालेंगे, तो मतलब वो सारी चीजें जिससे कि आप क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, एडेप्टेशन। जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमारी आरबीसी बढ़ जाती है, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन की कमी है, तो आरबीसी बढ़ जाएंगे हमारी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। बट जब हम नीचे आएंगे तो रेड ब्लड, तो वो भी एक तरह से अडेप्टेशन है, सब अडेप्ट कर रहे हैं। हम अगर अपनी लाइफ में भी देखें, ठीक है, तो एवरीबडी इज अडेप्टिंग, हम कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं लाइफ के, राइट। तो देखिए, डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक कटिकल्स ऑन देयर लीव्स सरफेस, ठीक है, ये जैसे आपने देखा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जिससे कि पानी का ट्रांसपिरेशन और ये सब चीजें कम हो सकती है, राइट। अब एक होता है कैंप पाथवे। कैंप पाथवे आपने सुना होगा, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कैंप पाथवे का फुल फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये होता है क्रासुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो क्रासुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये अपन समझते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उन्होंने एक अलग ही तरह का अडेप्टेशन लगा। उन्होंने सोचा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टोमेटा जब हम खोलते हैं तो सारा पानी जो होता है स्टोमेटा के अंदर वो इवोपरेट हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा है कि अब वो रात के अंदर क्या है, रात के अंदर अपना स्टोमेटा का ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं। इस तरह का उन्होंने क्या कर दिया, इस तरह से उन्होंने चीजें करने लगे, उस तरह से अडेप्टेशन हो गया, राइट। क्योंकि क्यों होगा, नहीं तो उसका इवेपोरेशन सारा पानी का हो जाएगा। तो देखिए, इन सम प्लांट्स adapted to very desert condition, the stomata are closed during the daytime and open at the night. ठीक है, this plant are said to show the crassulescence acid metabolism pathway, तो इसको कैंप पाथवे बोलते हैं, कैंप पाथवे। ऐसा दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो आप ये लिखेंगे कैंप पाथवे का मतलब जब स्टोमेटा रात की जगह, दिन की जगह रात को खोलने लग जाता है प्लांट, ठीक है, बिकॉज वहां पे इवेपोरेशन कम होगा, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैंप पाथवे। तो ये सब अडेप्टेशन है, ठीक है, लाइफ के अंदर अडेप्टेशन कर रहे हैं जिससे कि सर्वाइव कर सके, ठीक है। एक होता है शेपरॉन प्रोटीन। शेपरॉन प्रोटीन क्या होता है कि वो प्रोटीन जो कि फ्रीज नहीं हो लो टेम्परेचर पे। तो कोल्डर रीजन के अंदर आपको शेपरॉन प्रोटीन का ये फीचर मिलने को देखने को मिलेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये भी क्या है, ये भी अगर हम देखेंगे तो प्रिवेंट फ्रीजिंग ऑफ द प्रोटीन, ये हम इसके अंदर देखेंगे, राइट। तो उनका अडेप्टेशन अपने हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, अडेप्टेशन इसके अंदर करने की कोशिश कर। अब नेक्स्ट जो है दैट इज अडेप्ट हो गए, अडेप्ट हो गए चीजों के अंदर, अडेप्टेशन के अंदर हो गए, तो उसके बाद जो होगा दैट इज व्हाट, इवोल्यूशन, इवॉल्व होगा, ठीक है। इवॉल्व कैसे होगा स्पीसीज, इसी तरह से होगा। अगर हम देखें तो हम भी तो पहले क्या थे, इस तरह के थे, अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। फिर धीरे धीरे अडेप्ट हुए, हमको पता चला कि भाई इस तरह से चलने से, इससे पहले हमारे पूंछ भी थी, ठीक है, हमने कहा इसका काम ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो हम अडेप्ट हुए। फिर हम थोड़ा सा, हमारी बैकबोन सीधी हुई, फिर और सीधी हुई, फिर और सीधी हुई, फिर हमने सोचा दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल जोन, यहाँ पर हम इजी से क्या कर सकते हैं, इजीली हम चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से अडेप्टेशन के अंदर चले। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अडेप्टेशन किस तरह से कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन जो हो रहा है दैट इज आल्सो लिंक टू द अडेप्टेशन। अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी इसके अंदर वो इंडिविजुअल वाली चीज जो है ना, वो अपन पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल, वो चीज हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। जो हमने, अगर हमने देखा था एक इंडिविजुअल वाली चीज कि इंडिविजुअल पे मैंने कहा था कि इंडिविजुअल पे फोकस करो, इस पे अपन फोकस करेंगे, वो अपन देख रहे हैं। इंडिविजुअल को ही तो पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल कैसे अडेप्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल के ग्रुप को हमने बोला था पॉपुलेशन, जिसके अंदर देखो एक मछली इंडिविजुअल है और मछली मछली है सारी पॉपुलेशन। अगर आपको याद हो कम्युनिटी के अंदर सब आ गए थे, फिर ये सब चीजें आ जाएंगी कम्युनिटी के अंदर, राइट। अच्छा, इसकी स्टडी जब हम करेंगे पॉपुलेशन की स्टडी, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी इकोलॉजी बोलेंगे, सीन इकोलॉजी। हम्म
सिन इकोलॉजी। यही गलती कर दोगे ना, पढ़ के भी गलती कर रहे हो। सिन का मतलब मैंने कहा था साथ, सिन इकोलॉजी यहाँ पर होगा, यहाँ होगा कम्युनिटी कम्युनिटी। ठीक है। ऑट इकोलॉजी पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको समझ लो एक बार तो, है ना। पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करवाया आपको, ठीक है, आज अभी प्रोवाइड कर देंगे क्लास के बाद। इकोसिस्टम हम समझे कि इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। तो हम अभी इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये सब चीजें हम समझ गए कि क्या है एडेप्टेशन इसके अंदर। फिर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या है, इज अ चेंज व्हिच गिव्स राइज ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। पहले एप्स थे, अब ह्यूमन बीइंग हो गए, इवोल्यूशन हो, ठीक है। अब ये क्यों होगा, क्योंकि इसको कंफर्ट जोन और चाहिए। इट हैपेंस इन ऑर्डर टू मेक द ऑर्गेनिज्म बेटर सुटेबल टू द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की बेटर सुटेबल हो, देन इट इज नोन एज। इसलिए ये क्या होता है, इसलिए इवोल्यूशन हमको करना होता है। समझ आ रहा है। इवोल्यूशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस इसके अंदर होता है, ठीक है। अगर हम देखें एडेप्टेशन, वेरिएशन, इन प्रोसेस को होता है, तब जाकर इवोल्यूशन होता है। तो समझ में आ रहा है कि ये चीजें अपने एडेप्टेशन हुआ, फिर इवोल्यूशन हुआ, ये सब चीजें अपन को समझनी। अगर हम कहें कि एडेप्टेशन लीड्स टू एक्सटिंक्शन, तो ये रॉन्ग है। एडेप्टेशन लीड टू इवोल्यूशन, तो दैट इज राइट, ठीक है। आपसे पूछे कैंप पाथवे क्या होता है, तो आपको बताना होगा कैंप पाथवे क्या होता है। स्टोमेटा ओपन रहता है रात को, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें है ना, ये अडेप्टेशन की ये चीजें होती है, राइट। क्योंकि इनको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे अडेप्ट तो फिर दिक्कत आएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये सब चीजें इसके अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे इंडिविजुअल के बारे में हमने जाना, ठीक है। इंडिविजुअल कुछ नहीं कर रहा, अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे समझो एनवायरमेंट से, ठीक है। तो उसका पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद जब कम्युनिटी है और कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है एनवायरमेंट से, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। अभी एक इकोसिस्टम बना रही है। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम को गहराई के अंदर। अब हम ये पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक है बायोटिक फैक्टर और एक है अबायोटिक फैक्टर। अब हम ये समझेंगे कि बायोटिक फैक्टर का मतलब जहां पर लाइफ है उसको अपन बायोटिक फैक्टर बोल रहे हैं, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर है, दैट इज बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर, ये हम इसके अंदर अब चीजों को आगे चलकर समझेंगे, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक का मतलब क्या है, जो लिविंग है, बायो, बायो का मतलब लिविंग, ठीक है, बायोलॉजी तो लिविंग बीइंग्स, ठीक है। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अबायोटिक, ठीक है। तो अगर हम देखें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसके अंदर हम देखते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट, या अभी अपन पढ़ेंगे इन सबको, है ना। फिजिकल कंपोनेंट क्या होता है, कुछ कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट, जैसे एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। एयर टेम्परेचर हो गया, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अबायोटिक है मतलब, अबायोटिक का मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है उसके अंदर फिजिकल फैक्टर अपन पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, एयर खुद, सनलाइट, समझ में आ रहा है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं अपना फिजिकल चीज को देखेंगे आगे चल, ठीक है। एक होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, दिस इज इनऑर्गेनिक। एक होता है आ, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये सब क्या है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है। बट बताओ बिना इसके जीवन पॉसिबल है क्या धरती पे, बिना इन सब चीजों के, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, इन सब चीजों के जीवन पॉसिबल है क्या, बायोटिक पॉसिबल है क्या, नहीं है। बायोटिक को इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा जीने के लिए, ठीक है। बिना इसके ऑर्गेनिक, कार्बन, प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, लिपिड्स के, क्या संसार में जीवन है, नहीं है।
ये है, इनके अंदर जीवन नहीं है पर ये जीवन दे रहे हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम। कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज इंटरेक्टिंग विद इज एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से जब इंटरेक्ट कर रहा है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम, जो हमको पढ़ना है, इकोसिस्टम। अब ये एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट भी होंगे, तो इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक जैसे प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, जैसे कंज्यूमर हो गए, डिकम्पोज डिकम्पोजर हो गए, दिस इज बायोटिक। ये जिंदा चीजें हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये क्या है, जिंदा चीजें। अबायोटिक मतलब जैसे कि अर्थ हो गया, जैसे कि अपन ने बोला फिजिकल, ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या है, अबायोटिक। तो जीवन इन सबसे चल रहा है। इकोसिस्टम बिना, सिर्फ जिंदा जिंदा चीजें इकोसिस्टम नहीं बना सकती, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डियर है। अब ये डियर खा रहा है किसको, पेड़ को खा रहा है, तो पेड़ कैसे बना होगा ये जो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये कैसे बने होंगे, सनलाइट चाहिए होगी इसको, सॉइल चाहिए होगी इसको, वाटर चाहिए होगा इसको, तो ये सनलाइट, सॉइल, वाटर, ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। जब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर बने तो ये डियर जो है, डियर अब इंटरेक्ट कर रहा है किससे, प्लांट से। तो ये समझो कि पहले एक प्लांट है, प्लांट है, ये है लिविंग, ये है बायोटिक। ये किससे इंटरेक्ट करेगा, या बायोटिक से करेगा, जैसे एयर, जैसे मान लो कि इसके अंदर सनलाइट, ठीक है, जैसे सॉइल, राइट, सनलाइट, सॉइल, वाटर, इनसे इंटरेक्ट करा, इसमें जान आ गई, बायोटिक है, राइट। अब यहाँ पर हिरन खड़ा है, ठीक है, ये हिरन है, यहाँ हिरन खड़ा है। अब हिरन जब इंटरेक्ट कर रहा है, वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, हिरन इंटरेक्ट कर रहा है बायोटिक से। पर क्या हिरन को पता है कि ये बायोटिक जो बना है, ये बिना एबायोटिक के नहीं बना है। तो क्या अबायोटिक कंपोनेंट भी हिरन के लिए उतना ही जरूरी नहीं है जितना कि बायोटिक है, जितना प्लांट है, और प्लांट क्या बन जाता है बायोटिक के बिना। तो इस संसार के अंदर ये क्या है, इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, बायोटिक और अबायोटिक। समझो इस चीज को, आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, राइट। तो देखो हम बढ़ने वाले क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। इसके अंदर हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये हम समझेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर का प्रेशर अगर हम देखें तो, है ना, प्रेशर अगर हम देखें इसके अंदर, सनलाइट, है ना, वाटर, ये सब चीजें क्या है, फिजिकल फैक्टर है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर हो गया, वाटर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, वाटर हो गया, राइट, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम साइकिल पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, तब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा तुम्हें। जब हम पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या है, हाइड्रोजन साइकिल क्या है, तब हमको ये समझ में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 साइकिल क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, ये सब चीजें जब हम पढ़ेंगे तब हमको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो अभी समझो कि अभी मतलब आपकी पहली पहली स्टेज है पढ़ने की, तो उसके अंदर ही समझो कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह के सिस्टम से हमको इंटरेक्ट करना है। ये बिल्कुल तुम्हारी बेसिक क्लास चल रही है, एक दो क्लास तो बेसिक चलेंगी, थोड़ा स्लो भी चलेगा चीजें, ठीक है। फिर अपन एक बार एक पोजीशन पहुंच जाएंगे जब अपन स्पीड अप कर सकते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर फिजिकल फैक्टर पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक। कभी कभार एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि ज्यादातर टेस्ट सीरीज में देखा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। जब हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड जो होते हैं, दैट इज नोन एज, जनरली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये क्या है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों कंपोनेंट्स हैं। ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। जबकि वाटर हो गया H2O, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन की कमी है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक में नहीं डाल रहे, ठीक है। अगर सिंपल, अगर आपको डिवीजन करना हो उसको, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें अगर हाइड्रोजन और आ जाता तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर चल जाता। तो ये जो है ना बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, राइट। तो अब हमको अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, व्हाट आर द अबायोटिक कंपोनेंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर आई थिंक सनलाइट, बिकॉज सनलाइट ही है वो जिससे जीवन है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, कहीं केमिकल एनर्जी भी हमको मिल जाती है, ठीक है, कीमोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, बट दैट इज डिफरेंट थिंग, वो बाद में अपन देखेंगे। अभी देखो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, अगर हम देखें अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, अच्छा ये जो आपका है ना, ये आपको लर्न होना चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम में अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लाइफ है, अबायोटिक कंपोनेंट जहां पर लाइफ नहीं है। अबायोटिक कंपोनेंट डिवाइडेड इनटू द फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, राइट। वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रोड्यूसर्स, और ये बायोटिक कंपोनेंट का मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, कुछ कंज्यूमर्स होंगे, कुछ डिकम्पोजर्स होंगे जो डिकम्पोज कर देते हैं चीजों। दिस आर व्हाट, दिस आर द बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो हम टाइम टू टाइम ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पढ़ लेंगे, टाइम टू टाइम व्हाट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये भी आते रहेंगे हमारे जीवन के अंदर, उपयुक्त समय पर ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में हम पहली फैक्टर पढ़ेंगे, तो वह है सनलाइट, दैट इज सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। अगर सनलाइट नहीं होती, अगर सूर्य नहीं चमक रहा होता, ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर सूर्य नहीं चमक रहा होता तो कोई भी प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होता, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें थोड़ा सा इसके अंदर, शेर है, शेर जिंदा है, ठीक है, शेर कह रहा है मेरे को पेड़ों की जरूरत ही नहीं है, पर शेर क्यों जिंदा है? इसके कारण, डियर के कारण। और डियर क्या कर रहा है? डियर पेड़ खा रहा है, और पेड़ कैसे बन रहा है? पेड़ बन रहा है सनलाइट से। एनर्जी कहां से आ रही है? सनलाइट से। इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी निकली है यहाँ से, इस एनर्जी को किसने लिया? प्लांट ने लिया। इस प्लांट से इस एनर्जी को किसने लिया? डियर ने लिया। और डियर से इस एनर्जी को किसने लिया? लॉयन ने लिया। तो क्या जंगल का राजा, जंगल का राजा एग्जिस्ट कर पाता अगर सन नहीं होता? तो सनलाइट नहीं हो पाता, नहीं कर पाता, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, समझ में आ रहा है चीजों को? तो देखो जीवन जो है ना, जीवन जो इकोसिस्टम है, जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जीवन जो है वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है भाई। सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बताएंगे भी कैसे, ठीक है। तो हम ये समझ रहे हैं सनलाइट इज सोर्स ऑफ व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। और हम ये समझे कि जो शेर है ये भी जिंदा क्यों है? इस सनलाइट से। अगर मान लो सनलाइट इस डायरेक्ट भी यूज कर रहा है, बट अगर हम खाने की बात करें, सिर्फ फूड की बात करें, तो शेर खाता है किसको? हिरन को। और हिरन खाता है किसको? हब्स को। हब्स कैसे बन रहे हैं? दिस आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, बट बिना सनलाइट के कैसे बनाएंगे? ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ठीक है। हम कैसे पढ़े? हम एडेप्टेशन पढ़े। एडेप्टेशन के अंदर हमने वो सब चीजें पढ़ी, ठीक है, कंगारू रैट्स, कैंप पाथवे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडेप्टेशन पढ़े हैं, डेजर्ट एडेप्टेशन, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर ही समझे, एडेप्टेशन के बाद इवोल्यूशन है। अब हमारी चीजें समाप्त हो गई यहाँ पे, कि इंडिविजुअल की चीजें हम समाप्त कर सकते हैं। अब हम किसके ऊपर मूव कर सकते हैं? अब हम मूव कर सकते हैं कि इंडिविजुअल से बना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बना कम्युनिटी। और ये देखिए कम्युनिटी, इंटरेक्शन हो रहा है कम्युनिटी का। ये पेड़ खा रहा है, ये इसको खा रहा है, और ये पेड़ किससे बना है? सूर्य से बन रहा है। तो सनलाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे अर्थ को, अगर हम, ये ज्योग्राफी तो तुम पढ़ ही चुके हो तुम लोग, ये अर्थ है, इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर से दूर अगर मैं जाऊं, तो क्या लाइफ कम नहीं मिलेगी हमको? पोल्स के ऊपर चला जाऊं तो लाइफ कम हो जाती है। तो इक्वेटर के ऊपर क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सूर्य की रोशनी ज्यादा है, पर यहाँ पर जाते जाते सूर्य की रोशनी कम हो रही है, तो लाइफ भी तो कम होती जा रही है। समझ में आ रहा है? जीवन भी तो कम होता है। समझो बात को, कि अगर मैं, ये तो अर्थ की बात कर दी मैंने, ठीक है, अगर हम ओशन की बात करें, तो ओशन के अंदर भी तो अगर हम देखेंगे,
तो स्टार्टिंग का जो फेस रहेगा, ये वाला जो फेस होगा एपिलिम्नियन, ठीक है, ये जो फेस होगा बताएंगे अभी क्या होता है। इस फेज के अंदर क्या होगा, इस फेज के अंदर ज्यादा हमको क्या मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे, ज्यादा लाइफ मिलेंगी इसके अंदर। नीचे जाएंगे गहराई में तो लाइफ कम होती जाएगी। तो हम ये बोल रहे हैं सूर्य की रोशनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई हमारे लिए। अगर सूर्य की रोशनी नहीं होती तो अबायोटिक फैक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप कुछ सोच कर देखें, ठीक है, तो वो होगा सूर्य, सनलाइट, बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी। ठीक है, इट इज सोर्स ऑफ व्हाट, इट इज सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी। सूर्य जो है वो सोर्स है सारी एनर्जी। प्लांट है वो डायरेक्टली यूज कर रहा है सनलाइट को इन मेकिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, सब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, पढ़े हुए होंगे सब। फोटोसिंथेसिस के अंदर डायरेक्ट प्रोड्यूस यूज कर रहा है सनलाइट को और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, अपना खाना बना रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जो है एनिमल, ये इसको डायरेक्टली खा रहा है, पर इनडायरेक्टली ये भी तो सनलाइट को ले रहा है ना इसके थ्रू। तो डायरेक्टली नहीं ले सकते पर इनडायरेक्टली ले सकते हैं, ये भी सनलाइट को ले रहा है इसके थ्रू। अल्टीमेटली हम सनलाइट के ऊपर जिंदा है, इतना इंपॉर्टेंट है सनलाइट। हमें लगता होगा सनलाइट से हमारा दूर दूर का रिश्ता नहीं है, मैंने तो डियर को खाया है, शेर को ऐसा लगता होगा, इसको चाहिए जरूरत है सनलाइट की, पर भैया यही जो एनर्जी स्टोर करी है यही तो ट्रांसफर हो रही है। बताएंगे कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे चलेंगे जब सब कुछ इसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, वो सनलाइट को यूज करेंगे, खाना बना लेंगे। पर क्या इस खाने पे सिर्फ प्लांट ही है, ये प्लांट वो खाएगा वो भी सनलाइट पे डिपेंडेंट है, ये भी सनलाइट पे डिपेंडेंट होगा जंगल का राजा, पर सनलाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो प्लांट यूजेस सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू द फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रोडक्शन, बट एनिमल कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली। कभी कभार तो ऐसा रहता है कि अगर आप ये समझते हो कि आप सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो आप बहुत मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बिकॉज डायरेक्टली यूज करके आप जिंदा नहीं रह सकते कि आप धूप में बैठ जाए और आप जिंदा रह जाएंगे, नहीं, अपन इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो अभी कभी ये सेंटेंस आ जाता है एनिमल कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली, तो अपन को क्या होता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तुम कहोगे सर सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल लगा दें, पैनल्स लगा लें, ठीक है, मूर्खता वाली बात है, क्योंकि उसको पकाने के लिए खाना जो चाहिए होगा वो तो क्या लगेगा, वो तो तुमको वीट चाहिए होगा ना, वीट राइस। तो ऐसा दिमाग में आ जाता है, दिमाग में ऐसे चलने लग जाता है। पर ये समझो कि एनिमल कैन नॉट यूज सोलर एनर्जी डायरेक्टली, दे ऑब्टेन इट इनडायरेक्टली बाय ईटिंग द प्लांट्स और द एनिमल्स और द बोथ। यहाँ से हमको सनलाइट मिलती है, समझ रहे हैं? तो डायरेक्टली हम सनलाइट को यूज नहीं कर सकते हैं। सनलाइट ये डिटरमाइन करेगी कि भाई देखो, ये जो आपको पता है कि स्पीशीज वहां पे फ्लोरा और कौन सा फोना मिलेगा, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ तक कौन सी जगह पर सनलाइट ज्यादा है, कौन सी सनलाइट कम है। तो यहाँ पर उस तरह के लिए यहाँ पर सनलाइट ज्यादा है वहां पर पोलर बियर थोड़ा ना मिल जाएंगे आपको। तो क्या हमारा इंटरेक्शन जो है, वो हमारा इंटरेक्शन जो है सनलाइट से, थोड़ी सनलाइट से है कि हम जो है, हम क्यों है इस जगह, क्योंकि हम सनलाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो ये सब चीजें इसके अंदर समझ में आनी चाहिए कि सनलाइट इज इक्वल्स टू एनर्जी, ऐसे समझो तुम। सनलाइट डिटरमाइन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर अपने आप में एक अलग फैक्टर है, ऑफ ऑल प्लेसेस व्हिच इज टर्न्ड beside the flora and fauna of the region. Energy also determines the distribution of the organism in the environment. Environment के अंदर जो energy also determine the distribution, कि किस तरह के organism रहेंगे कि किस जगह पर, ये determine कौन करेगा, energy will develop. So this is sunlight. लाइट के अंदर अपन को किस तरह से इसको यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी तो डिफाइन करता है भाई, टेम्परेचर जो है वो भी डिफाइन करेगा कि कहाँ पर क्या, सनलाइट से लिंक है ये भी टेम्परेचर, दैट इज द थिंग जो कि हमने पढ़ा है सनलाइट के अंदर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करेगा किस तरह का स्पीशीज बनना है, किस तरह का नहीं बनना है, ठीक है। अच्छा, ये भी है कि कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो टेम्परेचर से अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ स्पीशीज टेम्परेचर से अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा एक कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज,
और एक वार्म ब्लड स्पीसीज, वार्म ब्लडेड स्पीसीज। कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज का मतलब क्या होता है और वार्म ब्लडेड स्पीसीज का मतलब क्या होता है? देखो वार्म ब्लडेड स्पीसीज ऐसे समझो, जो भी मैमल्स हैं, मैमल्स हैं प्लस बर्ड्स, मैमल्स प्लस बर्ड्स, दिस आर व्हाट, दिस आर द वार्म ब्लडेड, ब्लडेड। मैमल्स और बर्ड्स जो हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, वार्म ब्लडेड। और उसका एक शॉर्ट में ट्रिक भी है, बचपन में आपने सुना होगा, मैमल्स को याद कैसे करें। तो जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन, उसको छोड़कर अगर हम ये बात करें कि जिसके कान और जिसके बाल होते हैं, ठीक है, बचपन में अगर किसी टीचर ने तुमको बताया जिसके कान और बाल होते हैं वो मैमल कहलाता है। अब देख लो कुछ भी, मॉस्किटो इज नॉट ए मैमल, स्नेक इज नॉट ए मैमल, क्रोकोडाइल इज नॉट ए मैमल, फ्रॉग इज नॉट ए मैमल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा टेम्परेचर से अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि हम है कि भैया हमको उठाकर अभी क्या है, तुम शिमला डाल दो तो हमारी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी उसके अंदर। तो हम, क्योंकि हमें वार्म ब्लडेड, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर करेंगे पर हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन रहेगा, हमारे एंजाइम्स प्रोटीन्स ये वर्क करते रहेंगे, ये ठंडे नहीं पड़ जाएंगे, ठीक है। हमें ठंड लगेगी, हम अपना बॉडी का जो टेम्परेचर उसको लूज करके हमें ठंड लगेगी, पर हमारे एंजाइम्स प्रोटीन्स और ये सब चीजें वर्क करना बंद नहीं कर देंगी शिमला में, वहां पे भी हम जिंदा रहेंगे। पर वहीं अगर तुम स्नेक को उठाकर कहीं एक्सट्रीम कंडीशन में डाल दो तो मर जाएगा, उसका बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। तो टेम्परेचर स्नेक, अब देखो जैसे अगर बारिश का समय है, ठीक है, बारिश के समय जब होता है तो आप देखते हैं बारिश के समय ही ये स्नेक जैसी छोटी छोटी स्नेक्स देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखने को नहीं मिलेंगे मतलब, क्योंकि पर ये जब स्नेक्स आएंगे जब इसी टेम्परेचर पर आता है जहाँ ज्यादा ना गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड होता है स्नेक। तो जहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं होगा और जहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं होगी ना, वहां पर स्नेक आ जाएगा, वहां पर स्नेक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में ही नहीं रह सकते, एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं रह सकते। फ्रॉग है, फ्रॉग क्यों आता है? ये जो टर टर करते करते ये जो क्या बोलते हैं इनको, मेंढक है, ठीक है, उत्पन्न क्यों होते हैं बारिश के टाइम में? क्योंकि उस वक्त ऐसा सिस्टम है कि भाई ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी तो ये सहन नहीं कर पाएगा, इसका बॉडी चेंज नहीं कर पाएगा टेम्परेचर, और ज्यादा ठंडा होगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो मतलब कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है, उसके बेसिस पे हमको ये चीजें मिल रही है ना, ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं टेम्परेचर से, तो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड अगर हम देखें, ये देखो कोल्ड ब्लडेड है, ये चेंज नहीं कर पाएगा, पक्षी कर लेगा, बर्ड्स कर लेंगे, मैमल्स कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, हम वार्म ब्लडेड है, ये नहीं कर पाएगा, ये एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर नहीं रह पाएगा। तो टेम्परेचर विल डिटरमाइन कि कहां पर स्नेक की प्रजाति पाई जाए, ऑब्वियसली उस रीजन के अंदर जहां पर क्या हो, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो, ना ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो। अभी हम क्या है, अगर मान लो हम कोल्ड ब्लडेड होते, ऐसे सोच कर देखो एक बार, कोल्ड ब्लडेड होते तो हम तो 6 महीने काम कर पाते, मतलब 6 महीने में भी 3-4 महीने काम कर पाते। ये जो मौसम चल रहा है जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगर इसमें भी बारिश हो जाए और इस तरह का जैसा आजकल मौसम चलता है मानसून के मौसम के अंदर, वहीं रह पाते। बाकी तो फिर हमारा तो क्या हो जाता है, हाइबरनेशन करना पड़ जाता है। तो ये जो स्पीसीज है गर्मी के टाइम पर इस तरह से, ये भी अडेप्टेशन है, हाइबरनेशन, हाइबरनेट मोड में चल जाती है, सो जाएंगी कहीं जाकर, तो गायब थोड़ी ना हो गई, सो गई है कहीं जाकर स्पीसीज। अब जब उनको टेम्परेचर सही लिखेगा तभी बाहर निकल कर आएंगे, इस तरह से अपना प्रोसेस मेंटेन करती है, ये भी अपन पढ़ेंगे। हाइबरनेशन इज आल्सो वन टाइप ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, तो टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा भाई, टेम्परेचर कुछ भी हो रहा हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों, स्नेक को, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही रहेंगे, पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे रहेंगे, और ह्यूमिडिटी की रेंज ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसमें ही वो मिल पाएंगे। जब उनको वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिल जाएगा तभी जाकर उसका उनका काम हो पाएगा।
राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम के अंदर, तो क्या ये गलत है? क्या नहीं है गलत, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सनलाइट जिससे एनर्जी मिल रही है हमको, एनर्जी, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, समझो चीज को। टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली सम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द लेवल ऑफ द thermal tolerance of different species determine to the large extent their geographical distribution, वो geographical distribution को determine इसके अंदर करता है, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज द टेम्परेचर। ठीक है, इसके हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, एक होता है, आपने सुना होगा यूरी थर्मल, है ना? ऐसे पूछ लेंगे डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द यूरी थर्मल, क्योंकि एक वाइड रेंज की टेम्परेचर को, भाई टेम्परेचर ऐसा हो जाए कि वाइड रेंज का टेम्परेचर मिले, उसको भी सहन कर जाए, कि मैं से मान लीजिए -20 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक टेम्परेचर को सहन कर गया, वो यूरी थर्मल होगा। एक होता है स्टेनोथर्मल, जो ज्यादा रेंज को सहन नहीं कर पाए, मतलब एक्सट्रीमिटीज के अंदर नहीं रहेगा वो। जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर को तुम लाकर इक्वेटर पे खड़ा कर दो, मर जाएगा। समझ में आ रहा है? मर जाएगा। फ्रॉग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आते हैं। लिजार्ड्स जो हैं चिपकली, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आएंगे। उनको वो एक्सट्रीम नहीं ले सकते, यूरी थर्मल नहीं है वो, स्टेनोथर्मल है। और बैठ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई टेम्परेचर के हिसाब से, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना इसके अंदर? ये सब टर्म्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम बिल्कुल अच्छे से टर्म समझ जाओगे। ठीक है, जो भी अपन टर्म समझ रहे हैं अभी, है ना? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फालतू में, गलत होता है क्या मतलब है, तो सबको पढ़ लें सारे टर्म्स को, तो ज्यादा सही रहता है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ये, तुमको लग भी रहा होगा हमको ये पता है, बट बिलीव मी ये टर्म काफी बच्चों को नहीं पता होती, यूरी थर्मल, स्टेनोथर्मल। मैं ये नहीं बताऊं और इसमें से क्वेश्चन आया तो दिक्कत हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली सम ऑफ द रेंजेस ऑफ द, ये अपन ने इसके अंदर देखा। जैसे यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कुछ होता है टेम्परेचर के बेसिस पे, क्योंकि कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे कैट हो गया, टाइगर हो गया, डॉग हो गया, इनको कहीं पे भी ले जाओ, इधर उधर टेम्परेचर सस्टेन कर लेंगे। पर वहीं तुम फ्रॉग को ले जाओ, पोलर बियर को ले जाओ, लिजार्ड को ले जाओ, कोकोनट जो होगा उसको भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, क्रॉप्स को भी पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। तो स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म which are restricted to a what, to a narrow range of temperature, that is known as stenothermal। ठीक है, स्टेनोथर्मल होता है। अब ये तो है भाई जिंदगी में रहने की बात, जैसे हम पोल वोल पे रह लिए, ठीक है, पोल पे पोलर बेयर रह लिए, यहाँ पे एलिफेंट रह लिए टॉपिक्स के अंदर, राइट। अब आते हैं सागर की बात। ये पानी भरा हुआ है, मैंने तुम्हें बताया था कि पानी का एक लाइन होता है जिसको होता है थर्मोक्लाइन। उसके बाद एक बार ड्रास्टिक चेंज होता है किसके अंदर? पानी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली जगह जो प्रजातियां हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इस जगह प्रजातियां? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट, एनर्जी मिल रही है उनको। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो कि सस्टेन हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको अगर हम इस तरह से देखें कि भाई ये सागर है, ठीक है, इसके अंदर ये जो है ना, दिस इज नोन एज थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। और इसको मेटालिम्नियन भी बोलते हैं, मेटालिम्नियन, राइट। जहां पर एकदम से टेम्परेचर कम होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य इसको हीट कर रहा है, पर सूर्य की हीट की किरणें यहाँ पर आकर रुक जाएगी, तो एक ड्रास्टिक चेंज होगा टेम्परेचर के अंदर। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, फिर नीचे नीचे जाते जाते इतना ठंडा रहेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये जो मेटालिम्नियन है, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनको, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि जैसे इसको मेटालिम्नियन बोलते हैं, इसको एपिलिम्नियन बोलते हैं, लिम्नियन, ठीक है, एपिलिम्नियन, ठीक है, इसको मेटालिम्नियन इसको बोलते हैं, इसको हाइपोलिम्नियन। ठीक है, तो ये इसका ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई इसको सीरीज में लिखो। अब यहाँ पे टर्म से टर्म अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, एपिलिम्नियन क्या है, और पहला कौन आता है? मेटालिम्नियन आता है, एपिलिम्नियन आता है, या फिर हाइपोलिम्नियन आता है, ऐसे पूछ लो। तो इस तरह की सीरीज आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें, हाँ, इसके अंदर ये देखिए, ये ऊपर का जो है उसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा सही है, ठीक है, ये है मेटालिम्नियन।
ये वाला रेंज, ठीक है। इसके अंदर फिर टेम्परेचर यहाँ नीचे जाता जाता जब चेंज होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो इसके अंदर एक रेंज मिल जाएगा। इसके बाद एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ रहा है हाइपोलिमिया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो गई एज कम्पेयर टू यहाँ पर। यहाँ पर फिर वो सिंथेसिस कर पाएंगे, यहाँ पे अडेप्टेशन लगाना पड़ेगा उनको, अडेप्टेशन लगाना पड़ेगा कि भाई ठंडे पानी में कैसे जिए, उसका अडेप्टेशन, बिना सनलाइट के कैसे जिए उसका अडेप्टेशन, कीमियोसिंथेसिस जिसको होता है, एक्सेप्शन है, राइट, कि केमिकल से एनर्जी ले ले, उससे फूड बना ले, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ मिलेंगे ज्यादा, फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ मिलेंगे, इस जगह फाइटोप्लैंक्टन्स ज्यादा मिलेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब इस तरह के जो है, देखो ज्यादा गहराई में नहीं है, यहाँ तक सनलाइट पहुंच रही, फाइटोप्लैंक्टन्स वो एक तरह से मैराइन सिस्टम का ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप स्टार्टिंग में, अब ये सब चीजें स्टार्टिंग के अंदर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बाद में लास्ट तक मैं तुमसे बोलूंगा कीस्टोन स्पीसीज, तुम कहोगे भाई सर कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है। मैं तुमसे ऐसे इस तरह के थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करने लग जाऊंगा वहां पर, ठीक है, तो तुम सोचने लग जाओगे कि ओशन एसिडिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये सब चीजें काम आएंगी तुम्हारे। ओशन का एसिडिफिकेशन कैसे, ओशन के बारे में, मराइन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आएंगी तुम्हारे काम। समझ में आ रहा है। तो आज और कल की क्लास के अंदर बेसिक्स ही हो पाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन क्या कर पाएंगे, फिर अपन असली इसके अंदर, बट इनमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। यूपीएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अब थोड़ा ट्रेंड बदला यूपीएससी का, क्लाइमेट की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। ऑब्वियस रीजन ये है कि भाई क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी अभी सबसे बड़ी समस्या है। वही समस्या ये नहीं है कि एपिलिमियन कहाँ तक है या हाइपोलिमियन कहाँ तक है, ऐसे क्वेश्चन ना पूछकर वो क्लाइमेट चेंज के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाएगा, पॉल्यूशन के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ये ट्रेडिशनल पार्ट है, पहले बहुत पूछे गए क्वेश्चन, पर कभी भी आप यूपीएससी के ऊपर प्रिडिक्ट ना करें तो ही बेटर रहेगा, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी कभी भी झटका दे देती है, ठीक है। एक जैसे आपको पता है विजन आईएएस का PT 365 आता था, जिस साल वो आया था ना PT 365, उस साल ही यूपीएससी ने करंट अफेयर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, फेमस हो गया है PT 365, किस आधा पेपर तो यहीं से आ गया है। अगली बार सब PT 365 बिल्कुल ऐसे घोट कर गए, रास्ते लगा दिए। कुछ नहीं पूछा करंट अफेयर, कुछ नहीं आया इसके अंदर से। यूपीएससी कभी तुमको स्ट्रैटेजी, मतलब तुमको स्ट्रैटेजी बनाने देगी नहीं कि आज करंट अफेयर आ गया, कभी भी कैसा भी कर सकती है। हो सकता है एनवायरनमेंट में से क्वेश्चन कम कर दे, पर कर नहीं पाएंगे, उनका सिस्टम ऐसा है कि इवेल्युएशन करना पड़ेगा तो वो उसकी तरफ करना पड़ेगा, ठीक है, कि एनवायरनमेंट से कभी क्वेश्चन कम होंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक इसका, एक एक चीज, एक एक टर्म आप इसके अंदर अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब नीचे जा रहे हैं वाटर के लेवल पे तो किस तरह का टेम्परेचर है। हम दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, वाटर वार्म ऑन द टॉप जिसको बोलता है एपिलिमियन, ठीक है, और कोल्ड बिलो इसको बोलता है हैपिलिमियन, ठीक है। एपिलिमियन और हाइपोलिमियन इसको इसके अंदर बोलते हैं, और इसके बीच में जो रहता है, ठीक है, ये हाइपो हो गया, ये एपी हो गया, और बीच का हो जाएगा मेटा, मेटालिमियन, जहां पर एक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हॉट से कोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, वो जो जोन होगा उसको अपन इस तरह से, these layers are each relatively uniform in the temperature but are separated by a region of the rapid temperature change called the metalimnion or thermocline, ठीक है। जो हमने जब ज्योग्राफी पढ़ी थी, जब तुमको एलिनो लानिना ये सब चीज समझा था जब मैंने स्कूल में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब अपन ने देखा था, राइट। आई होप तुमको वो सब चीजें इसके अंदर याद हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर तीसरा हम फैक्टर समझे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है वाटर। बिन पानी सब सून, ठीक है, बिना पानी के कुछ नहीं होगा, राइट। वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई सबके लिए है ना, वाटर तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर लिविंग बीइंग। अभी तुमको 3 दिन तक पानी ना दो तो वैसे ही मर जाओ, ठीक है। वाटर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने के काम में आता है, टेम्परेचर को भाई, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, बारिश आ गई, तो जैसे अभी हम हमारे यहाँ पे जयपुर में तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है, पानी के कारण तो है, बरसा है जब तो हुआ है, ठीक है। पानी को आप शरीर में डाल दो, शरीर में पियोगे, ठीक है, तो शरीर का टेम्परेचर भी रेगुलेट करेगा पानी, ठीक है। तो पानी तो बहुत मस्त चीज है, मतलब ऐसी इतनी सही चीज दुनिया के अंदर, जो सबसे अच्छी चीज है,
जो सबसे टेस्टी चीज है और जो सबसे सेटिस्फाई करती है चीज, वो है पानी। ठीक है, ऑक्सीजन तो चलो मिल ही रही है, पानी नहीं मिले, पानी पानी की कोई अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई देखो, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये रेगुलेट भी करता है बॉडी का टेम्परेचर भी करता है। इट ओनली फैसिलिटेट एंड प्रोवाइड द मीडियम फॉर मेजोरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ह्यूमिडिटी होगा तभी जाकर बैक्टीरिया डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, फंगस कैसा होता है? फंगस जब होता है जब पानी होगा तभी तो फंगस होगा। आप देखेंगे इस टाइम पर फंगल फंगस बहुत ज्यादा है। ठीक है, उस टाइम पे इन्फेक्शन रहने का भी बहुत खतरा होता है, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया का डेवलप, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहने का भी बहुत खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फंगस जो है वो अभी डेवलप है। राइट, अभी उसका दिन चल रहा है अभी, देखिए तो करेक्ट है। वाटर बॉडीज अभी, मतलब अभी दिन चल रहे हैं का मतलब क्या है? अभी जैसे हम देखते हैं कि अभी मानसून का पीरियड आ रहा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो पानी, बहुत चीजें हैं ना, पानी के कारण ही बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं ह्यूमिड कंडीशन के अंदर। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं पानी जब ह्यूमिडिटी होगी तभी डेवलप होंगे। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स होंगे वो एकदम से, अगर आपने देखा हो पहले के जमाने में, जब, अब तो हर जगह क्या है, हर जगह टाइल्स लगा दी हैं बनने। ठीक है, पहले हमको याद है कि भाई, जिसको बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर, ग्राउंड ही हुआ करता था पहले, दो कमरे बना रखे होते थे छोटे छोटे, इसमें पूरा संसार रहता था। ठीक है, सब कोई, और यहाँ पे पूरा खाली रहता था, ऐसा था, और यहाँ पे पेड़ लगे रहते थे। ठीक है, ऐसा हमारा घर का स्ट्रक्चर था पहले। तो हम देखते थे बारिश के टाइम पे केचुए आ जाते थे, ऐसे डेवलप हो गए, कहाँ छुपे थे, डेवलप हुए, ह्यूमिडिटी मिल गई इनको। ठीक है, अब इनका काम है ये, एक केचुए अपने आप आ गए। राइट, ह्यूमिडिटी मिल गई, ये डेवलप हो गए, और ये फिर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका समय आ गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। राइट, तो बॉडी जो, वाटर जो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से हो, तो वाटर इज कंपोनेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वाटर बॉडीज आर हैबिटाट फॉर द मैनी एक्वेटिक एंड एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है, अब वाटर के अंदर देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर के अंदर मान लो साल्ट है, वाटर के अंदर साल्ट भी होते हैं बहुत सारे। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साल्ट में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने बोला था यूरी हेलाइन, ये टर्म सुना होगा आपने, यूरी हेलाइन, यूरी थर्मल, जो क्या है कि टेम्परेचर को पसंद करते हैं, टेम्परेचर की वैरायटी, रेंज ऑफ वैरायटी। तो ये क्या है, यूरी हेलाइन, जो एक बहुत सारी वैरायटी जो होगा सैलिनिटी की, उसको पसंद करेंगे, दैट इज नोन एज यूरी हेलाइन। एक स्टेनो हेलाइन, ठीक है, वही वर्ड, वो एक पर्टिकुलर सैलिनिटी चाहिए भैया, ये मतलब इनका एटीट्यूड अलग है। पर्टिकुलर सैलिनिटी मिले तो मर जाएंगे, पर्टिकुलरिटी रेंज चाहिए भाई, इतने से इतना अपन को सैलिनिटी चाहिए, इसके ऊपर नीचे हुआ तो हम खत्म। तो हम ये समझे कि किसी वाटर के अंदर सैलिनिटी कितनी है, वाटर के अंदर सैलिनिटी कितनी है, दैट विल डिटरमाइन द लाइफ और नॉट, किस तरह की लाइफ वहां पर होगी। समझ में आ रहा है, वाटर के अंदर किस तरह की सैलिनिटी है, या सैलिनिटी ज्यादा है, या फिर एक रेंज है सैलिनिटी की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यूरी हेलाइन, ज्यादा सैलिनिटी है तो उसके अंदर यूरी हेलाइन मिलेगा, ये तो यही खत्म हो जाएंगे। तो on the basis of this, also you should understand कि यूरी हेलाइन organism that tolerate a wide range of salinities, that is यूरी हेलाइन। एक होता है स्टेनो हेलाइन, organism restricted to narrow range of salinity is known as स्टेनो हेलाइन। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए, बिन पानी के मर जाएंगे तड़प तड़प कर, जैसे मछली है। ठीक है, ये पानी इनको चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा पानी होगा उनके बेसिस पे वहां पर लाइफ डिटरमाइन होगी, जैसे फिश यहाँ पे डेवलप होगी। समझ, इनको बोलते हैं हाइड्रोपोल्स, हाइड्रोपोल्स। कई स्पीसीज होती है जिसको पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन जीरो पोल्स, जैसे डेजर्ट की वेजिटेशन, जीरो पोल्स। और कुछ हमारे जैसे इंसान जिनको मॉडरेट पानी चाहिए भैया। ठीक है, इसको बोलते हैं मीजोपोल्स। अब ये क्वेश्चंस आ जाएंगे तुम्हारे इसके अंदर, तो कैसे करोगे फिर अगर टर्म्स नहीं पता हो। समझ में आ रहा है, तो हाइड्रोपोल्स वो जो जीव है, जीव जंतु है, जिसको क्या चाहिए, जिसको ज्यादा पानी चाहिए भैया, इसका कम पानी के इसका काम नहीं चलेगा। हमको भैया दिन का 2-3 लीटर पानी पिला दो, उसमें भी 2 लीटर पानी पिला दो, उसमें भी चल जाएगा अच्छे से।
ठीक है। जीरो कोल क्या है? जीरो कोल्स इनको नहीं चाहिए पानी, इनको चाहिए ही नहीं पानी, उनको डेजर्ट में डालो। जैसे वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कंगारू रैट बोल दें, कंगारू रैट, कैमल्स बोल दें, कंगारू रैट बोल दें, डेजर्ट की वेजिटेशन बोलते हैं, दैट इज नोन एज जीरो कोल्स। ठीक है, थोड़ा सा रटने का फंक्शन भी है, ठीक है, बट समझो। यूरी हेलाइन, स्टेनो हेलाइन समझ लिया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर नीड ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाइड्रोकोल्स। एक्वाटिक एनिमल नीडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जैसे फिश हो गया, तो बहुत पानी चाहिए भैया, हमारी तरह नहीं है। दूसरा है मीजोकोल्स। मीजोकोल्स एनिमल्स नीडिंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इंक्लूडिंग मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट? मीजोकोल्स। समझ में आ रहा है? Zero coast मतलब terrestrial animals who can tolerate extreme dry conditions and can survive many days without water, like camel, kangaroo rat, इनको अपन zero coast बोल रहे हैं। ठीक है, तो mesocoast, zero coast, ये सब चीजें जो हैं, हाइड्रोकोल्स, ये आपको नाम याद होने चाहिए। टर्म्स बहुत ज्यादा हो गई हैं आज, ठीक है, बट सबको याद होनी चाहिए टर्म्स, इसके बिना नहीं चलेगा। फिर और क्या फैक्टर बच गए अपने? जैसे आपने कहा कि भाई हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, ठीक है, सनलाइट पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, वो है सॉइल। सॉइल तो तुम जानते हो, सॉइल तो तुमने अच्छे से पढ़ी हुई है ज्योग्राफी के अंदर। तो सॉइल, हमने देखा सॉइल किस तरह का न्यूट्रिएंट है सॉइल के अंदर, उस तरह का प्रोडक्शन होगा वहां पर। ठीक है, अगर सैलाइन सॉइल है, जैसे मैंने कहा था सैलाइन सॉइल, तो वहां पे अलग तरह का प्रोडक्शन होगा। एल्यूवियल सॉइल है तो अलग तरह का होगा। तो क्या सॉइल डिटरमाइन नहीं कर रही कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जिंदा है? सैलिनिटी हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा सॉइल का, तो वहां पर कोई नहीं रहेगा। सॉइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इकोसिस्टम के अंदर। तो जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम अगर सॉइल से इंटरेक्ट ना करें, सॉइल ही तो है जो हमको वाटर प्रोवाइड करेगी प्लांट्स को, और उससे ही तो प्लांट उगेंगे। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, अगर न्यूट्रिएंट नहीं है सॉइल के अंदर, तो क्या वहां पर कुछ उग सकता है? कुछ नहीं उग सकता। ठीक है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, सॉइल अपन डिटेल में पढ़ा है, राइट? करेक्ट है। तो हम ये समझ रहे हैं कि सॉइल जो है, जैसे वाटर न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें प्लांट को किसके कौन देती है? सॉइल देती है, व्हिच आर टैप्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट व्हिच ग्रो थ्रू द सॉइल। अब इस प्लांट का उगना और फिर प्लांट को खाना डियर का, और डियर को खाना लॉयन का, यही तो आपका एक फूड चेन डेवलप करेगा। इससे तो जीवन है। अगर सॉइल में उपजाऊ सॉइल नहीं हुई, फर्टाइल सॉइल नहीं हुई, वाटर न्यूट्रिएंट नहीं हुए, तो किस तरह से होगा? और सॉइल का आपको पता है, कोई भी सॉइल हो किसी भी प्लेस की, वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? क्लाइमेट के ऊपर, वेदरिंग के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड है कि सेडिमेंट्री है, एल्वियल है कि सेडिमेंट्री है, कैसे बनी है, हाउ सॉइल इज डेवलप, इन सब चीजों के ऊपर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सॉइल पे डिपेंड करता है। सॉइल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सॉइल के ऊपर ही प्लांट उगेगा, और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। सिर्फ सनलाइट और वाटर से कुछ नहीं, वहां तक पहुंचना है। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर इस तरह से चीजें करनी होगी। तो हम बात करें तो हमने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कि किस तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है। तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हवाएं किस डायरेक्शन में चलेंगी, किस तरह से हवाएं आएंगी। हवा आएंगी तो उससे मिट्टी उड़ कर आएगी उसके साथ साथ, इस तरह की चीजें जो होंगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? इफेक्ट कर ही रहा है चीजों। सॉइल इसके अंदर और दिखने पर फिजिकल फैक्टर के अंदर, तो सॉइल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं? तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं दैट आर फिजिकल फैक्टर्स, बट दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये कल हम इसके अंदर खत्म कर लेंगे। फिर ये जो ये आगे वाली चीजों के अंदर आएगा, ये वाली चीजें ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक आगे क्लासेस के अंदर आएगा। फिर इसको एक बार खत्म कर लेंगे हम, तो कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपने पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने लग जाएंगे इसको, फूड चेन, पिरामिड्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम करने की कोशिश करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में टर्म्स ज्यादा हो गए, पर एक बार पढ़ना। सॉइल के फैक्टर्स को एडेफिक फैक्टर भी बोलते हैं, एडेफिक फैक्टर। सॉइल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हम ये पढ़ेंगे, जैसे कि जब पॉल्यूशन हम पढ़ेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये इससे क्या दिक्कत हो जाती है। ठीक है,
सैलिनिटी इंक्रीज होने से क्या हो जाता है सॉइल का, इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे, इससे भी एग्रीकल्चर लिंक्ड है सब कुछ। तो एडेफिक फैक्टर्स है, सॉइल इज नोन एज एडेफिक फैक्टर। तो एडेफिक कभी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, सॉइल के बारे में बात होगी। तो डिक्शनरी बना लो एक तरह से। अभी तक अपन ने कम से कम नहीं तो 25 से 30 टर्म्स पढ़ ही लिए होंगे टोटल, कल की क्लास और आज की क्लास मिला के, जो कि नए टर्म है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इन टर्म्स को लिख लो एक जगह, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस वन। ठीक है, फिर उस वक्त हमको नहीं प्रॉब्लम हो जाता है एग्जाम के अंदर कि क्या करें भाई, हम पढ़ा नहीं अब क्या करें इसके अंदर, ये चीज। ठीक है, आज का क्लास अपन यहीं तक रख रहे हैं। ठीक है, कल अपन इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।